हेलो टीचर्स। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सबसे पहले आप लोग को कि आपने मेरी पेपर वन की वीडियोस को बहुत अप्रिशिएट और लाइक किया है। और मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हम थोड़ा कॉमर्स पर भी ध्यान दें, तो इसलिए मैं अभी कॉमर्स के क्वेश्चंस आपके साथ लेके आई हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स नेट और सेट के क्वेश्चंस है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर ले। मेरी काफी वीडियोस है उसके ऊपर, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कॉमर्स की। तो यहाँ पर जब हम पेपर टू की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी आप नेट सेट में कौन से सब्जेक्ट में हम नेट सेट क्वालिफाई करें, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में इसमें आपको अपियर करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम एमकॉम की बात करें तो मास्टर्स आपने जिसमें किया है उसी सब्जेक्ट का आपका रहेगा नेट सेट सब्जेक्ट। तो जैसे अभी हमारे यहाँ, जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ को एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट रहता है, एमकॉम इन अकाउंटेंसी रहता है, या एमकॉम इन बैंकिंग रहेगा। आपकी जो भी इसमें एमकॉम के टाइम स्पेशलाइजेशन होए, उससे कोई फर्क नहीं है। आप जब नेट सेट के लिए अपियर होगे, आपको कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ही अपियर होना है। ठीक है, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप नेट इन मैनेजमेंट ये सोच के मत कीजिए कि मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स पसंद है, मैंने एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट में किया है तो मेरा नेट सेट इन मैनेजमेंट होगा। ठीक है, उसके दो रीजन है। एक तो हमें अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट में करना, और हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट कॉमर्स है। ठीक है, आप एमकॉम बोलते हो उसको, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। मैं उसको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलती हूँ, आप मैनेजमेंट। ठीक है, और ये जो नेट सब्जेक्ट होता है ये एमबीए वालों के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप यूजीसी के हिसाब से देखेंगे तो यूजीसी के अंडर हमारे पास कॉमर्स सब्जेक्ट की रिकॉग्निशन है। ओके, मैनेजमेंट हमारा यूजीसी के अंडर नहीं आता है, वो एआईसीटीई के अंडर आता है। ये यूजीसी और एआईसीटीई क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि ये भी हमारा नेट सेट का ही सिलेबस है। ठीक है, तो दूसरी बात, आपको जब भी आगे परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉमर्स के बेसिस पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये गलती मत कीजिए, मेरी हम सबको रिक्वेस्ट है। आप एमकॉम करने के बाद कॉमर्स में अपेयर हुए, आपको एमबीए भी कर चुके हैं आप, आपको मैनेजमेंट भी करना है क्वालिफाई, तो जरूर कीजिए, बट पहले अपना कॉमर्स का नेट क्वालिफाई कर लीजिए। ओके, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे हर डे में कम से कम एक बार तो क्वेश्चन आ ही जाता है मुझे व्हाट्सएप पर कि मैम मैंने ऐसा ऐसा किया तो ऐसा। तो ये मेरी हमेशा गाइडलाइंस में रहेगा, तो आप ये याद रखिए। ठीक है, अब आगे टाइम नहीं वेस्ट करते। और आपको जैसे पता है, कल नोटिफिकेशन आया कि अभी एग्जाम के फॉर्म्स और डेट रिलीज होने वाली है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जून 2024 का हमारा नेट का अटेम्प्ट। तो आज अगर हम बात करें तो हमारे पास 20 अप्रैल है, सैटरडे है, आपके पास टाइम है, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक मंथ की प्रिपरेशन के हिसाब से। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले सिलेबस थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने डिवाइड कर दिया सिलेबस को दो सेक्शंस में, एक को मैं प्योरली थ्योरेटिकल बोल देती हूँ और एक को मैं प्योरली बोल देती हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, अब मेरी हमेशा ये स्ट्रेटेजी इसलिए रहती है क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं पसंद है। मुझे नहीं पसंद है इसका मतलब आप उसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करे ऐसे जरूरी नहीं। यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट एक्चुअली द सीन इज। ठीक है, मैंने आपको ऐसे मोटिवेट करना है कि आप क्वालिफाई हो गए, मुझे आपको ऐसे मोटिवेट नहीं करना है कि मैं आपको इस टॉपिक से डरा रही हूँ या। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हैं। तो अगर यूनिट 1 की मैं बात करूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। मैंने ब्रैकेट्स में लिखा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, जो इसका सिलेबस चेंज के पहले नाम था। यूनिट 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट और यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैंने ये 70 और 30 लिखा है, बट हमारा पेपर 200 का है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर मेरे 70% मार्क्स है और यहाँ पर मेरे 30% मार्क्स है। ठीक है, तो अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करती हूँ तो थ्योरी में कुछ ही टॉपिक्स है जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे यूनिट 3 में अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का आ सकता है क्वेश्चन, या फिर मैं बात करूँ यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जहां पर हमें थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और अगर आपने पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड स्टडी किया है तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी जाता है। और मैं हर सेशन में इनफैक्ट अभी बोलना स्टार्ट हो गई हूँ कि यूजीसी के हिसाब से अब भी चेंजेस आने वाले हैं कि नेट सेट के बेसिस पर ही अगर पीएचडी की एडमिशन होगी। तो आपको पता है कि आपको रिसर्च टॉपिक वैसे भी कितना इंपॉर्टेंट है, आप लाइफ लॉन्ग रिसर्च के लर्नर बनिए।
यही नहीं है कि सिर्फ नेट सेट या पीएचडी के लिए, एक कंटिन्यूस रहनी चाहिए आपकी, उसमें कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि ये आपको करियर के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ तो बाकी सब हमारे पास प्योर थियोटिकल है, और सिलेबस अपग्रेड होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है हम यही सिलेबस को पढ़ के आगे जाते हैं। ठीक है, यूनिट 1 हमने कहाँ पढ़ा है, यूनिट 3 हमने कहाँ पढ़ा, अंडर ग्रेजुएट लेवल में, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम जब कुछ पढ़ने जाते हैं हमें पता होना चाहिए वो टॉपिक मैंने कहाँ पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ा है, और मुझे अभी नेट सेट के लिए कितनी और मेहनत करनी है। ठीक है, अभी जैसे मैं आज यूनिट 1 की क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी तो उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँ। अगर मैं राइट साइड के मार्क्स पर आ जाती हूँ, जिसको मैं 30% बोलती हूँ, यूनिट 2 में आपके पास है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसका पहला नाम था फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूनिट 4 में हमारे पास बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और यूनिट 10 में हमारे पास इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स लॉ एंड प्लानिंग। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें प्रैक्टिकल और थियोरटिकल क्या है, तो ऑडिटिंग अगर आपको पसंद है वो थ्योरी है, हो सकता है आपको ऑडिटिंग के 2 क्वेश्चंस आ जाए तो आपके पास वहां पर 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अकाउंटिंग का कुछ बेसिक तो हमें आता ही नहीं, सब कुछ कैलकुलेशन नहीं रहती। ठीक है, आपने कैलकुलेशन के टॉपिक्स 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, तो वो आपको कितने याद है हमें भी पता है, तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ रिवीजन पर जाना जरूरी है। बिजनेस फाइनेंस हमने कब पढ़ा है, या ऐसा है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, अगर मैं एमकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट हूँ तो हो सकता है ये टॉपिक मैंने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पर हमें समझना है हमें मेहनत कहाँ करनी है। ठीक है, और यूनिट 10 में हमारे पास इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। ये एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमने इनकम टैक्स पढ़ा है, जब हम एज अ लेमैन भी, या मैं बोलूँ आम इंसान को भी इनकम टैक्स की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थियोरटिकल एस्पेक्ट है या कुछ हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट्स भी। आप बेसिक बजट भी पढ़ के जाते हैं ना, तो कभी कभी वहां से भी हमको क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है या टॉपिक पसंद है मुझे वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको थ्योरी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पसंद है, आपको इंटरनेशनल बिजनेस पसंद है, या आपको प्रैक्टिकल में अकाउंटिंग पसंद है, तो आप वो टॉपिक से स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि मुझे एटलीस्ट एक टॉपिक आता है। ऐसे स्लोली स्लोली करके अगर आप 2 3 4 5 टॉपिक्स पर चले जाते हैं तो आपका 50% कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब पेपर 2 की क्या प्रॉब्लम है, पेपर इज नॉट प्रेडिक्टेबल इन द सेंस, पेपर 1 पर आप जब सिलेबस डाउनलोड करते हैं वहां लिखा होता है पर टॉपिक आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो हमारे पेपर 2 में नहीं होता है। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, आपको पूरा पेपर ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स पर आ गया, फिर कभी कभी आपको लगता है उन्होंने हमारा फेवरेट टॉपिक तो पूछा ही नहीं, या कभी बोलते हो आप पूरा रिसर्च का पेपर है। तो इतना भी नहीं होता कि पूरा पेपर रिसर्च हो या पूरा पेपर इकोनॉमिक्स हो या पूरा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट अगर हर टॉपिक को भी मैं 5 क्वेश्चंस पकड़ के चलूं तो मेरे पास 10 मार्क्स है पर टॉपिक। ठीक है, तो 10 मार्क्स इंटू 10 टॉपिक्स ऐसे पकड़ के चल सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ नहीं। अब मुझे जो टॉपिक्स पसंद है पहले उन पर मेहनत करिए, क्योंकि जो टॉपिक्स हमें नहीं पसंद है, आप उसको रट्टा मारना चाहते हैं या आप बोलते हैं एंड में हम देख लेंगे, तो उसके लिए आपको पता है आपको कितना टाइम देना है। और जब भी आप एक कोई टॉपिक पढ़ते हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए, और इनफैक्ट ये भी कीजिए कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मार्केटिंग के 4 पीस, हर बार उन पर क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, बट कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये मुझे नहीं पता। वो कॉन्सेप्ट हमेशा से है, अब तक है और रहेगा, बट उसमें हम किस उनकी ब्यूटी क्या क्वेश्चंस फ्रेम करने, वो कितना डिफिकल्ट लेवल उसको बना सकते हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप समझिए पहले सिलेबस को। अब सिलेबस के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, आप कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो हम हमेशा केवीएस मदान सर की बुक बोलते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन है, केवीएस मदान सर की बुक, काफी अच्छी बुक है। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कॉमर्स पेपर के लिए 10 टॉपिक्स के लिए कोई भी बुक जस्टिस नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वो आपने कभी 11th 12th में पढ़ा था, कभी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा था, कभी पोस्ट ग्रेजुएट में, तो अगर मैं बोलूँ आप 7 साल का सिलेबस एक बुक में ढूंढ रहे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, कुछ बच्चों का कैसे सिर्फ केवीएस मैदान पढ़ लेंगे उसमें से भी क्वालिफाई हो जाएंगे, कुछ बच्चों का कैसा होगा, हर साल एक एक बुक उठा के लाएंगे तब भी नहीं हो। तो यहाँ पर हमको समझना है कि हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आज मुझे पता है यूनिट 1 मुझे कहाँ से पढ़ना है, बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है, इंटरनेशनल बिजनेस अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है, तो अगर उनके पास आपके पास उनकी बेसिक टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स है और आप देखिए वो सिलेबस में क्या पूछ रहे हैं, तो आप उतना पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, और ये हमेशा मैं बोलती हूँ सिर्फ नेट सेट व्यू पॉइंट से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वालिफाई तो जरूर हो जाएंगे, बट एक टाइम पर जब आप अपने डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं,
या पीजी लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो आपको फिर से खुद के लिए भी पढ़ना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हमें चॉइस करना है कि हमें सिर्फ क्वालिफाई होना है कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना है। ठीक है, बिफोर आई एम अ टीचर आई एम अ स्टूडेंट, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर मैं सेक्शन लेफ्ट वाले की बात करूं, जैसे मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का मीनिंग और इंग्लिश, या आप हिंदी में अपेयर करें तो हिंदी, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और राइट साइड की मैं बात करूं तो मुझे फॉर्मूलेज नहीं याद रहते, मुझे कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के बिना नहीं जमती, या मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से पर कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, हमारा पेपर कितने मार्क्स का आता है? पेपर 2 200 मार्क्स का। मुझे क्वालिफाई होना है, मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई होना है, तो मैं बोलूंगी आप 70% तक लेके जाइए। ठीक है, मुझे लगता है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही ठीक हूँ, तो हम कोशिश करेंगे हम 65 to 70 के बीच में लेके आए। ठीक है, और जैसे कि कॉमर्स का पेपर शिफ्ट में होता है तो परसेंटाइल सिस्टम है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। अब इससे ज्यादा मैं आपका इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। बट मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी हम कुछ पहला स्टार्ट करें, हमें उसका A to Z तक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अब यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस। आप मेरे चैनल के अगर रेगुलर यूजर है तो आप भले ये पोर्शन को स्किप कर दे और डायरेक्टली जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, मैंने इसको डिवाइड किया है सब टॉपिक्स में। तो अगर हम देखें तो पहला मैंने लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने कहाँ पढ़ा है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉमर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट, या उसको बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स में अगर आप दिल्ली से तो आपके सब्जेक्ट्स के नाम कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि ये मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंसिंग बीएमएस बैफ वाले स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ते हैं। हो सकता है इसको बीकॉम वाले पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जानना है कि वो बुक्स कहाँ पर अवेलेबल है, आप कहाँ से पढ़ सकते हो। कॉमर्स को हम जैसे बोलते हैं कॉमर्स 1 कॉमर्स 2। ठीक है, तो वहां पर हमने बिजनेस के अंदर पढ़ा है, या एक प्योर सब्जेक्ट है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर मैं सेकंड सब टॉपिक को डिवाइड किया इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग से भी पढ़ के आई हूँ। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, जो पहले कैमकॉम का सब्जेक्ट होता था। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग आपको टीवाई बीकॉम में मिल जाएगा, या आप जोन से भी सिटी से हैं, स्टेट से, आप देख सकते हैं कि आपके वहां ये टॉपिक्स कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सब टॉपिक्स क्या है, और आपको ये याद रहना चाहिए कि वो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपने कहाँ से पढ़ा है। आज आप लाइब्रेरी में सर्च भी करने जाएंगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट के अंडर कवर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये इकोनॉमिक्स में भी आता है। ठीक है, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में भी कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ चीजें इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी ओवरलैपिंग हो जाती है। और फिर हमारे पास एक टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस में पढ़ा है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में पढ़ा और बिजनेस में पढ़ा। और काफी चीज हम कॉमर्स की टेक्स्ट बुक्स के अलावा न्यूज़पेपर से देखते हैं, न्यूज से देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको पता होना चाहिए नाफ्टा है क्या एग्जिस्टेंस में, या नाफ्टा का न्यू नाम हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें कब पता लगेगी? जब हम अपने सिलेबस से जुड़े रहते हैं और हम अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करें। ये मेरी सिलेबस डिस्कशन की प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हम ये इन डेप्थ सिलेबस कैसे स्टडी करना है। और फिर मैं अभी डायरेक्टली आती हूँ क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने रीसेंट पेपर से ही लिए। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा मीनिंग, मतलब मुझे क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए। रीड करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ABCDE ऑप्शंस दिए, मतलब स्टेटमेंट्स दिए, जिसमें से बोल रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल इनोवेशन। तो आपको क्या हाईलाइट करना है? रेडिकल इनोवेशन। अब इनोवेशन का मतलब हमें पता है, व्हाट इज रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन मतलब कुछ ऐसी चीज जो बहुत न्यू टेक्नोलॉजी थी, उसने किसी पुराने बिजनेस को या तो बंद कर दिया है, या उसकी वजह से ऐसी चीजें आ गई जो हम पुरानी चीजें यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो कहते हैं ना ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आ गई, तो वैसे। ठीक है, आप इसको रेडिकल का मतलब नहीं पता है तो हम ये आंसर नहीं सॉल्व कर सकते। तो जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, आपको जाके थोड़ा उसके ऊपर गूगल सर्च भी कर सकते हैं और ऑथेंटिक साइट से सर्च। या अगर मुझे रेडिकल का मतलब पता होता तो मेरा आंसर रॉन्ग नहीं जाता। ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिला तो यहाँ पर हम सिलेबस को ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज कॉमर्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, फ्रोजन योगर्ट, डिस्पोजेबल डायपर्स, ओवरनाइट मेल डिलीवरी, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे लगता है पता नहीं कहां से पूछा गया। ऑप्शन देख लेते, कोडिंग, ABC, ACD,
ACE और BDE, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या याद रखना है कि मुझे ना उन्होंने कोडिंग में सिर्फ क्या दिया है, कोडिंग में उन्होंने मुझे दिए 3 ही स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स तो सही है यहाँ पर। अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया रेडिकल इनोवेशन का, मतलब जहां पर ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आई है, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं उसने किसी चीज को ऐसा रिप्लेस कर दिया कि अब हम पुरानी चीजें नहीं यूज कर। तो जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए ऐसा बहुत कुछ हुआ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मोबाइल आ गया तो उसने वॉच को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उसने रेडियो को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे तो पर्सनल कंप्यूटर तो डेफिनेटली आंसर में आना ही चाहिए। तो अब देख लेते ऑप्शंस में जाके, ऑप्शंस में सिर्फ 4th नंबर ऑप्शन में ए नहीं है, तो दिस इज एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, जहां पर मैं ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर में होगा ही नहीं। फ्रोजन योगर्ट की बात करें तो क्या फ्रोजन योगर्ट ने ऐसा कुछ किया है, इसको होल्ड पर रखते हैं। डिस्पोजेबल डायपर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या डिस्पोजेबल डायपर्स आने से किसी और का पुराना बिजनेस बंद हो गया, या हम डायपर्स के बिना जी नहीं सकते। ओवरनाइट मेल डिलीवरी, यस। अगर ये मैं बात करूं तो हमारे ईमेल्स जिसने काफी चीजों को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। पोस्ट बॉक्स हमारा वो डब्बा है बट हम कितना यूज करते हैं, तो मुझे लगता है डी तो कंफर्म आंसर में आना चाहिए। तो आई एम वेरी श्योर अबाउट ए एंड डी ऑप्शंस। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न का मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता है। तो अब जब मुझे लग रहा है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न आंसर में नहीं होना चाहिए, तो मैं ऑप्शंस में देख के ई ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेती हूँ। तो मैंने ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसमें ऑप्शन आ रहा है ई, तो मेरे हिसाब से अभी 3rd और 4th ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। अब मेरे को कंफ्यूजन है ए 1 और 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है पर्सनल कंप्यूटर्स होना चाहिए। फ्रोजन योगर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि योगर्ट हो या ना हो, नहीं भी खाएंगे खाएंगे भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला हमारी लाइफ में। तो अब मैं श्योर हो जाती हूँ कि मुझे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट लग रहा है। तो पर्सनल कंप्यूटर रेडिकल इनोवेशन है, डिस्पोजेबल डायपर्स रेडिकल इनोवेशन है, और ओवरनाइट मेल डिलीवरी भी ओ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए ए सी एंड डी, दैट इज कोडिंग नंबर 2। ये एक्सप्लेनेशन मैंने खुद बनाई है, ठीक है, क्योंकि मुझे जब आपको पढ़ाना है तो मुझे आपको बताना भी तो आंसर कैसे आया। हम टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ लेते हैं, अगर आपको भी लगता है कि हम इसका बेटर आंसर या ये आंसर नहीं होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए हम इसको राइट और रॉन्ग क्यों कह रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है, हमारे लिए क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रहा है, अगर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो हम फिर भी ढूंढ सकते हैं, बट अगर कुछ नया आ गया जिसको हमने कभी समझा ही नहीं था तो आंसर डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसे अभी मैंने आपको एकदम आराम से समझाया, 5-10 मिनट लियोगे, ये टाइम हमें एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मुझे उस दिन काफी स्टूडेंट्स ने बोला मैडम आपने ऐसे आंसर क्विकली ढूंढ लिया, मैंने कहा उस क्विकली ढूंढने पर भी मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर मैं आपको यहाँ 10 मिनट में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम है और आपको समझना है, बट एग्जाम में हमारे पास रीडिंग को इतना टाइम नहीं रहेगा, हमारे पास कितने क्वेश्चन है और कितना टाइम है ये भी हमें देख के चलना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ओके, मेरी तरफ से ये कंफर्म आंसर है। आगे चलते हैं, मैंने देखो रेडिकल इनोवेशंस को हाईलाइट कर दिया और मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर को भी मार्क करके दिया। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अपडेटेड नॉलेज मैंने ऐसे लिखा है, मतलब यही चीजें हमें नॉलेज अपने आप को अपडेट रखना है। क्वेश्चन है विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इनोवेशन। कौन सी चीज इनोवेशन को ड्राइव करती है, पुश करती है, मोटिवेट करती है। ब्रैकेट्स में उन्होंने किसी का नाम दे दिया, और जब ब्रैकेट्स में किसी का नाम दे दिया मतलब इसका एक ही आंसर श्योर शॉर्ट रहेगा और उनके हिसाब से हमने बोलना है, ठीक है। वो कोई बंदा है टेलिस करके उसके लिए बता दिया, ठीक है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इनोवेशन, देखो उन्होंने सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला, मतलब ये चारों ऑप्शंस ड्राइवर ऑफ इनोवेशन रह सकते हैं, बट उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है। क्या लेबर है, क्या कैपिटल है, क्या गवर्नमेंट है, या कल्चर है, ठीक है। आपको पता है बिजनेस का हमारा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास है कल्चर, ठीक है। जैसे जैसे कल्चर बदलता है, जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, वैसे वैसे हमारा। अब ये आंसर है ना फैक्चुअल है, ठीक है। इसका मतलब फैक्चुअल मतलब ये है ना कोई टेलिस करके है जिनका रिसर्च पेपर है, उन्होंने उसमें आंसर हमको कल्चर दिया। तो देखिए अगर आप ये गूगल सर्च करेंगे तो व्हाट ड्राइव्स इनोवेशन इन फर्म्स अक्रॉस नेशंस, अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। अब जैसे मैं बात करूं, मैं मुंबई सिटी से हूँ, तो अगर आप सैटरडे को बाहर जाते तो आपको पता है आप गाड़ियों में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, आपको नींबू मिर्ची बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। अब नींबू मिर्ची क्या है, हम उसको नजर पट्टू मानते हैं, उसको अपने गाड़ी पर लगाएंगे, घर पर लगाएंगे तो नजर नहीं लगती, ठीक है। दिस इज अवर बिलीफ सिस्टम, ये हमारा कल्चर है। तो सैटरडे का एक बिजनेस है बराबर, ठीक है। हम हनुमान जी को आज जाके तेल चढ़ाएंगे, दिस इज अवर बिलीफ सिस्टम। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज या किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ।
तो ये सब क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चर जहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा वहां पर नींबू मिर्ची और तेल आज नहीं बिकेगा, करेक्ट। तो ये हमें समझना है कि कौन सी चीज इनोवेशन है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है, मैंने कुछ नहीं इस आंसर में बनाया, अगर आप ये सर्च करेंगे तो 3 ऑथर्स है, उनके पेपर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए कल्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फैक्चुअल था, मुझे आता था तो आता था, नहीं आता तो नहीं आता था। कितना सा टाइम लगातार आंसर आता तो नॉट इवन अ सेकेंड। तो ये देखिए टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पर अगर आपने टाइम सेव कर लिया, आप यही टाइम दूसरे क्वेश्चन पर यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। अगर आपने ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है और इनका आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये क्या है 7S फ्रेमवर्क, उसको 7S क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो सब S से स्टार्ट होते हैं, 7। तो उसमें से पूछा है, तो हमारे पास ABCD दी और कोडिंग में फिर से हमारे पास 3 ही है, मतलब 3 तो करेक्ट है। A में है शेयर्ड वैल्यूज, B में प्रोक्योरमेंट, C से स्ट्रेटेजी, D से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और सिस्टम। अब देखिए कॉमन सेंस की बात में करूं, मैकिन्से 7S है तो S से ही स्टार्ट होगा, तो प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो P से स्टार्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होगी क्योंकि वो T से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन सेंस यूज कर लिया। अब अगर मुझे ये इस बार ये आंसर आ भी गया, ठीक है, तो अभी हमें पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रेटेजी और सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर मैं चलती हूँ इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था, बट जब मुझे इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये कौन है, ये कंपनी क्या कर रही है, या ये ऑथर है क्या, या ये फ्रेमवर्क क्या है, या उसमें 7 है तो 7 के अंदर कुछ बाइफर्केशन है क्या, तो ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी और सिस्टम्स। ये जो ब्लू कलर में है ये है हार्ड, ठीक है, हार्ड स्किल्स। अब क्या होती है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, देखते हैं। सॉफ्ट में उन्होंने बताया स्किल्स है, स्टाफ है, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है। अब पढ़ते स्ट्रेटेजी मतलब क्या, व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला पेज ओपन करे, स्ट्रेटेजी इज एनीथिंग दैट हेल्प यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो उसकी भी स्ट्रेटेजी होती है, मतलब पढ़ाई नहीं करना है तो बैठ के टाइम पास करना है, वीडियोस देख लेंगे, इंस्टाग्राम देख लेंगे टाइम पास, तो वो भी ना करने की स्ट्रेटेजी। तो कोई भी चीज आपको आपके गोल्स अचीव करने को हेल्प करिए तो उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और अगर मैं स्ट्रेटेजी पढ़ी हूँ तो मुझे टैक्टिक भी पता होना चाहिए। तो देखिए जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिक, ऐसे पढ़ना है। स्ट्रक्चर मतलब व्हाट स्ट्रक्चर डू वी नीड टू एग्जीक्यूट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर व्हाट सिस्टम्स डू वी नीड टू यूज और डेवलप टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी, तो कौन सा सिस्टम चाहिए उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट फॉलो करने के लिए। फिर शेयर्ड वैल्यूज की बात करें तो व्हाट ऑफ अ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल सपोर्ट अस व्हाई वी डू व्हाट वी डू इन वे वी डू इट, हम क्या एथिकल है, हम क्या गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप टाटास की बात करेंगे तो टाटास के लिए बहुत अच्छी फीडबैक आती है, ठीक है, कि वो लोग थोड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर डिसीजंस लेते हैं या एथिकल है, ओके। और बाकी अगर हम कभी पढ़े तो कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए आता है कि वो लोग बहुत लालची है, ठीक है, एक्सेसिव चार्ज करते हैं। तो ये हमारे वैल्यू सिस्टम है कि हम कैसे देखते हैं, हम प्रोएक्टिव है, हम रिएक्टिव है, हमारे यहाँ पर हार्ड कल्चर फॉलो होता है, सॉफ्ट कल्चर फॉलो होता है, हम बहुत रिजिड, हम बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्किल्स में क्या है, व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स विल असिस्ट अस, व्हाट स्किल्स डू वी नीड टू डेवलप, हमें कौन से स्किल्स, अब स्किल्स क्या है ये भी हमें पता होने चाहिए। स्टाफ, हाउ डू वी असिस्ट अ मैनेजर्स इन द स्किल्स एंड नॉलेज ग्रोथ, हम अपने स्टाफ को कैसे कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। स्टाइल, व्हाट लीडरशिप स्टाइल्स एंड कल्चर क्वालिटीज विल असिस्ट अस टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 4 जो पोर्शन है या पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो हमारे सॉफ्ट है और बाकी 3 हार्ड। अब ये हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है, ये आज आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है। मैं एक हिंट देती हूँ, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं और ऐसी कुछ चीजें जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या मेरे स्किल्स आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्या आप मेरा स्टाफ अपने पास ले जा सकते हैं, क्या आपका और मेरा स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, तो थोड़ा इस पर आज स्टडी कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है, स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, स्टाफ के ऊपर बन सकता है, सॉफ्ट के ऊपर बन सकता है, हार्ड स्किल्स के, इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। या ये फ्रेमवर्क के बदले कोई नया फ्रेमवर्क आया है, क्या ये फ्रेमवर्क ने किसी और को रिप्लेस किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने समझा कि क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन एकदम इजी था, बट मुझे उसके ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। तो जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगी उतनी जल्दी आप क्वालिफाई होके आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैंने रीसेंट न्यूज दिया क्योंकि कोविड के बेस पर क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होता तो ही आता है।
आइडेंटिफाई द ड्राइवर्स फॉर इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज। ठीक है, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर गलत रीडिंग नहीं करनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ रहे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेसिफिक है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन ये 5 स्टेटमेंट्स है, फिर से कोडिंग है। ए में कोविड-19 पैंडेमिक ड्रिवन लिक्विडिटी आउटफ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न कैपिटल मार्केट्स। आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी आउटफ्लोज वेस्टर्न कैपिटल मार्केट्स क्या है। जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन रिलोकेशंस, व्हाट इज सप्लाई चेन। इंक्रीज इंडिया वेटेज इन एमएससीआई एमर्जिंग मार्केटिंग इंडेक्स। अब मार्केट इंडेक्स क्या है, एमएससीआई क्या है। स्टीप डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट्स इन लार्ज मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमीज और फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियोज इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस में आप देख लो फिर से, या तो उन्होंने इसमें चारों स्टेट मतलब सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो उसमें 4 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी क्या सजेशन है, अगर अच्छे से पढ़ लेते समझ आ जाता तो वेल एंड गुड, बाकी अगर आप इसके ऊपर बैठ के 5-7 मिनट बैठे रहेंगे कि आंसर आएगा करेक्ट है कि नहीं, तो हमें ये भी चेक करना है कि मैं इसके ऊपर कितना टाइम दे रही हूँ। और ये चीज अगर हमने टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता था, तो इसके ऊपर इतना भी मत सोचिए क्योंकि 2 मार्क्स जा रहे हैं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ अगर 2 मार्क्स को मैं मिस कर रही हूँ तो मुझे कई वो और कंपनसेट करने जरूरी है। आपको अपना टारगेट बनाना है कि मुझे पेपर 2 में 140 तक लाने हैं, पेपर 2 में मुझे 70 तक लाना है, तो मेरा जेआरएफ क्वालिफाई होके आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इन द सेंस कि ये जो था उस टाइम में सिचुएशन उसी के बेस पर क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार इस लिक्विडिटी आउटफ्लो पर आया है, अगली बार कुछ पूछ सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री को लॉसेस हुआ था, या फिर गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स दिए थे कोविड के बाद से, जैसे अगर किसी का बिजनेस लॉस हो गया या स्टार्टअप्स के लिए, तो ये ऐसे क्वेश्चंस तो जनरल नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड है। कॉमर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर बुक्स ओनली, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रोज लाइफ में सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। हम देखते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखा मैंने। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये हर बार आता ही आता है कोई भी फॉर्म में, आपको पता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी मैथ का कॉलम आए ना, सबसे पहले ऊपर हेडिंग पढ़ लीजिए, लिस्ट 1 में टर्म्स रिलेटेड टू और लिस्ट 2 में ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जब भी आप ऊपर हेडिंग पढ़ लेते हैं ना तो हमें पता होता है वो क्या पूछ रहे हैं। अब आप लिस्ट 2 पहले पढ़ सकते हैं, लिस्ट 1 जैसे आपको ठीक लगे। तो अगर मुझे लिस्ट 2 का यूएनसीटीएडी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फाइनेंस है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आईएमएफ क्या है ये हमें पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, अब इसमें से क्या स्ट्रेटेजी है, आप दोनों साइड की लिस्ट पढ़ लीजिए और आपको जो भी एक लगता है मुझे 100% श्योर है वो मैच हो सकता है, उससे हम आंसर को ढूंढेंगे। ए में बाली पैकेज, ठीक है। बी में टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। देखो ट्रेड एंड कैपिटल और यूएनसीटीएडी मैच होना चाहिए अगर आपको फुल फॉर्म पर, तो मेरे हिसाब से BN1 ही मैच होगा। सी इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। अब आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, तो ये किससे मैच होना चाहिए, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लोन्स कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो अभी इसमें से हम देख लेते हैं हमें कौन सा श्योर लग रहा है और कौन सा मैच होगा। तो मुझे लग रहा है बी और 1 मैच होना चाहिए, बस मैंने एक रीडिंग में आइडेंटिफाई कर लिया। तो बी और 1 हमारे पास एक ही ऑप्शन में, हर बार नेट में ऐसा नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं हर में बी और 1 मैच कर देते, तो सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास लकी हम एक ही ऑप्शन में बी और 1 मैच हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो बाली पैकेज मैच हो रहा है डब्ल्यूटीओ से, assist developing countries in the area of trade and capital मैच हो रहा है यूएनसीटीएडी से, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज मैच हो रहा है आईएमएफ से, और प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैच हो रहा है वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे आज के क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए पढ़िए कॉन्सेप्ट, आईएमएफ को पढ़िए कैसे पढ़ना है, आईएमएफ का फुल फॉर्म, आईएमएफ कब इस्टेब्लिश हुआ, आईएमएफ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसेंटली उसमें क्या चल रहा है, मेंबर नेशंस कितने हैं, मतलब ये तो हर बार क्वेश्चंस आ चुके। अगर आप पुराने 5 साल के पेपर्स भी देखेंगे तो आपको पता है। और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी सिलेबस तो स्टैटिक है, पुराना है। अब यहाँ पर बाली पैकेज पूछा है, वो क्या है, वो पैकेज क्यों आया, ये हमें नहीं पता है ना। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ स्मार्ट वे से आंसर ढूंढा है। तो देखिए मैं बोलती हूँ हार्ड वर्क करना तो बहुत ही जरूरी है, स्मार्ट वर्क में आप अपनी कॉमन सेंस और साथ में टाइम मैनेजमेंट लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आप सब क्वालिफाई जरूर हो सकते हैं। तो आज सेशन के लिए इतना ही। तो देख लीजिए मैंने आपको बताया था इसी में से पूछा जाता है, तो ये देखिए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वाला क्वेश्चन इस पोर्शन से आया।
ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाला इस पोर्शन से आया। फिर बाकी हमने देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, फिर इंटरनेशनल बिजनेस का था, ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन। तो देखिए, जो हम हमेशा बोलते रहते पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो यहीं से आते हैं। हम एक्सपेक्ट करके चल सकते कि हर टॉपिक में इतना क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, वो हमारा लक होता है मैं बोलूँ, या फिर पेपर सेट हो रहा है तो मार्केटिंग ज्यादा, और आपने मार्केटिंग ज्यादा पढ़ी है तो आपको फायदा हो गया, ठीक है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, स्टे कॉन्फिडेंट, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज से आप प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हम टारगेट करें, हमारे पास 1 मंथ है और जून 2024 का एक्सपेक्टेड एग्जाम। आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि नेट सेट क्वालिफाई करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।